नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक संघीय कार्यपालिका प्रधानमंत्री का अध्ययन करवाऊँ। उससे पहले हम प्रधानमंत्री का आज तक का जो अध्ययन हुआ उसमें हमने हम जो अध्ययन चल रहा था वह अध्ययन चल रहा था कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ विभिन्न रूपों में प्रधानमंत्री की शक्तियों का हम अध्ययन कर रहे थे। किन किन रूपों में हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन किया। नंबर 1 हमने अध्ययन किया था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। नंबर 1 था प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और नंबर 2 है हमारा प्रधानमंत्री और संसद, प्रधानमंत्री और संसद, प्रधानमंत्री और संसद, प्रधानमंत्री और संसद। अब तक हमने प्रधानमंत्री का विभिन्न रूपों में जो अध्ययन किया वो 2 रूपों में कर दिया कि प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद में क्या अध्ययन है और प्रधानमंत्री का संसद में क्या अध्ययन है, संसद में क्या महत्व है, क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य है। तीसरा जो हमारा टॉपिक चलना है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। मैंने पहले आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो भूमिका निर्धारित की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 78 इस बात के लिए आगाह करता है, अनुच्छेद 78 इस बात को प्रावधानित करता है, अनुच्छेद 78 इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए कि संघ में प्रशासन देना तथा कानून निर्माण करना। दूसरा है संघ के प्रशासन के प्रस्तावित कानूनों की बात करना। तीसरा, यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद के विचार में ऐसा निर्णय रख सकता है जिसमें उनका निर्णय हो। सार्वजनिक महत्व में जितने भी कार्य हैं, सार्वजनिक महत्व के जितने भी मामले हैं उन सब मामलों में राष्ट्र के प्रधान केवल प्रधानमंत्री से संपर्क स्थापित किया जाता है। प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति भेंट कर सकता है। व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाए तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को एक सैद्धांतिक प्रधान की भूमिका तक सीमित कर रखा है। हालांकि देश के 3 राष्ट्रपतियों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डॉक्टर राधाकृष्णन ने और जो तीसरे राष्ट्रपति हमारे हुए थे बीडी जत्ती, इन लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने अपने अड़ियल रूप को अपनाने की कोशिश की, अपने आप को सर्वोच्च करने की कोशिश की, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्थितियों में जो गतिरोध दूर हुआ वो राष्ट्रपति को अपने पद से झुककर ही हुआ। तो हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं, ऐसी स्थितियों में हमें समझने में समय लगता है। किंतु मार्च 1900 जब किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं है, जैसा कि मार्च 1977 में हुआ, जनवरी 1980 में हुआ, पुनः 1989-90 में हुआ, 1996-68 में हुआ, यानी देश में 9 बार ऐसी स्थितियां आई जिसमें मंत्रिमंडल पूर्ण बहुमत की नहीं थी। मंत्रिमंडल पूर्ण बहुमत के नहीं होने से राष्ट्रपति को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यदि प्रधानमंत्री कमजोर हो, लोकसभा में उसे स्पष्ट बहुमत प्रदान न हो, दल में अनुशासन न हो, तो राजनीतिक अधिनायक के रूप में राष्ट्रपति सक्रिय भूमिका निभा सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की छाया रहती है। राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने संविधान की समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए संविधान की समस्त मर्यादाओं का संपूर्ण अंशों में पालन करते हुए शासन के परामर्शदाता तथा
राज्य के प्रधान की भूमिका को निभाया। उन्होंने आचरण में एक दो बार या दो टूक अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से रबर की स्टंप बनने के लिए वह तैयार नहीं है। 2002 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री विख्यात प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम बने थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मंत्रिमंडल को प्रभावशाली परामर्शदाता की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने समस्त मर्यादाओं का ध्यान रखा जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। जुलाई 2020 में राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी ने भी प्रभावशाली परामर्शदाता की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैचारिक मतभेद होने पर तथा पृष्ठभूमि के अंतर होने के बाद भी उन्होंने राजनेता के आचरण करते हुए मतभेदों को खुले तौर पर उजागर नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रशंसा को स्वीकार करते हुए यह कहा कि राष्ट्रपति ने हमें हर चीज में सहयोग दिया है। भारत में ऊर्जा के भरपूर अति उत्साही प्रधानमंत्री है जो देश को बदलने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें। विशेष संदर्भ हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा ये है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व ग्रीष्मकालीन थे, इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री का महान व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के काल में सामान्य कोई राज्य सरकार या उनके कार्यकाल में कोई राज्य सरकार या कोई मुख्यमंत्री उनकी बात की अवहेलना करने की सोच ही नहीं सकता था। लेकिन 1958 के बाद से पंडित नेहरू का संगठन में प्रभाव कम होने लगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान की, जिससे शक्ति संतुलन काफी स्थिति में प्रधानमंत्री के विपरीत और मुख्यमंत्री की ओर गई। कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रभावशाली प्रतिनिधित्व प्रदान किया। राज्यों में संसद में स्वामी भक्ति और उनके प्रति मुख्यमंत्री की स्थिति और इनके बल पर प्रधानमंत्री को उत्तराधिकारी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु स्थिति अधिक से अधिक 1969 तक ही रही। उसके बाद पुण्य राज्य सरकारें और मुख्यमंत्रियों पर प्रधानमंत्री का पूर्णतः नियंत्रण हो गया। कांग्रेस के विभाजन के बाद कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के विरोध करते हुए कांग्रेस का साथ दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सीबी गुप्ता को अपदस्थ कर चौधरी चरण सिंह को राज्य सरकार बनाने का अवसर देना और फिर उसके बाद गुजरात में संगठन के पलायन की घटनाएं होना कि एक मुख्यमंत्री को पदासीन होते पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की सहानुभूति बहुत अधिक आवश्यक होती है तथा विरोधी प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री की राजनीतिक मृत्यु का कारण बन जाता है। 1975 में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में इन घटनाओं को इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया। 1984 में सिक्किम और जम्मू कश्मीर की घटनाओं में भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री को राज्य सरकार पर नियंत्रण प्राप्त रहा है। प्रधानमंत्री पदाधिकारी का प्रभावशाली विचार कराता है जो संस्थागत है। अब प्रधानमंत्री राज्य सरकारों पर नियंत्रण किस प्रकार से करता है? प्रधानमंत्री राज्य सरकारों पर नियंत्रण कैसे करता है कि अगर वहाँ विरोधी दल की सरकार हो तो नंबर 1 रहता है कि वहाँ वो राज्यपाल से उनकी शक्तियों को नियंत्रित करता है, क्योंकि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल समय समय पर राज्य सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के द्वारा अगर विरोधी गवर्नमेंट की सरकार कार्यरत हो तो राष्ट्रपति द्वारा वहाँ प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत आंतरिक शांति पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
जा सकता है। ऐसा भारतीय राजनीति में लगभग 110 बार किया जा चुका है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि राज्य सरकारों के विरुद्ध केंद्र सरकार भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर केंद्रीय जांच एजेंसी बढ़ा सकती है। और चौथा सबसे मुख्य कारण है, राज्य सरकारों के पास इनकम के सोर्सेज नहीं होते, इसलिए राज्य सरकारें पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। तो इसलिए अगर राज्य सरकारें उनसे नहीं मिलकर वैचारिक तालमेल नहीं होता तो जो उनको मिलने वाला पैसा है, जो उनसे मिलने वाली स्थिति है, उस पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री और वैदेशिक संबंधों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे विदेशों से संबंध कैसे है, इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में हो या न हो, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेशी संबंधों की जो नीति निर्धारित होती है उसमें अंतिम निर्णय भारत के प्रधानमंत्री का होता है। इस संबंध में उनके शब्द को अंतिम तथा अधिकृत माना जाता है। किस देश के साथ कैसे संबंध रखनी है, इसमें प्रधानमंत्री का योगदान अंतिम महत्वपूर्ण रखता है। पंडित नेहरू ने विदेश नीति के पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार 1965 के जब भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 और 77 में जो स्थिति प्रारंभ हुई थी, उस समय समूचा विदेशी संबंधों का संचालन का भार था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे आ गया था। बांग्लादेश का जो मुक्ति आंदोलन चला था उसमें भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम था। इस संबंध में कैबिनेट के सदस्यों से परामर्श नहीं लिया गया था। यानी जो तीनों संबंध है, पंडित नेहरू का है, ताशकंद समझौता है, या बंगला मुक्ति जो आंदोलन था, इनमें कैबिनेट से पहले परामर्श नहीं लिया गया था। इसी प्रकार 1998 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए गए, उसमें कैबिनेट की मंजूरी बाद में ली गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की थी। ये सब कुछ काम अनेक उपयुक्तता की मांग करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का विवेक है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है, वो महत्वपूर्ण विदेशी संचालन में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और कृपा शक्तियां। प्रधानमंत्री और कृपा शक्तियां। प्रधानमंत्री और कृपा की शक्तियां। देश के प्रधानमंत्री को कौन कौन सी कृपा की शक्ति है? देश का प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रपति जिन सब उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, व्यवहार में उन नियुक्तियां राष्ट्रपति के स्वविवेक से नहीं होती। वो सारी की सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यों का राज्यपाल, अन्य देशों में राजदूत, महाधिवक्ता, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, अनेक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वह भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के हाथ में कृपा तथा अनुग्रह की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है, वो किसी को चाहे उसकी निर्धारित योग्यताओं को देखते हुए उसको उच्च पद पर आसीन कर सकता है। इन शक्तियों के परिणाम स्वरूप समस्त शासन पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण और अधिक मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है आम चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव। आम चुनाव
प्रधानमंत्री का चुनाव, आम चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव। ऐसी स्थितियां आती है चुनाव के समय जिसमें प्रधानमंत्री अपने दल का राजनीतिक नेता होता है और आम चुनाव उसी के समय उसी के नाम से लड़े जाते हैं। 1951 से लेकर 1967 में लोग चुनाव इसलिए लड़ते थे कि कांग्रेस को वोट देकर पंडित नेहरू के हाथ को मजबूत कीजिए। 1971 और 72 के चुनाव में इसलिए चुनाव लड़े जाते थे, विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ, सत्ता पक्ष का नारा था इंदिरा बचाओ। इन दो में से किसी को एक पक्ष में मतदान करना था। प्रधानमंत्री की इन गतिविधियों से यह सिद्ध हो जाता है, जब उनके नाम से चुनाव लड़ा जाता है तो वो देश में सर्वसाधारण की जनता का चुनाव है। और इसी प्रकार 1971-72 के चुनाव में हुआ, 1980 के चुनाव में हुआ, 1979 के चुनाव में हुआ, 1984 के चुनाव में हुआ और 16वीं लोकसभा का चुनाव, जो 16वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, उसका चुनाव भी सुशासन तथा विकास नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा गया था और उस चुनाव में सर्वसाधारण जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था। इस प्रकार हम आम चुनाव जो संसद के चुनाव होते हैं वो किसी एमपी के चुनाव न होकर प्रधानमंत्री के चुनाव लेते हैं। लोग प्रधानमंत्री को देखते हुए अपने वोटों का मताधिकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता। जैसा हमने ऊपर वाली स्थितियों में पढ़ा, कृपा की शक्तियां, आम चुनाव, विदेशी संबंध, इन चीजों को हमने पढ़ने से एक बात स्पष्ट हो गई है, एक बात निश्चित हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता है। एक पंक्ति में प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता तथा सर्वोच्च शासक होता है। सिद्धांत रूप से न सही है, सिद्धांत में हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा है, लेकिन व्यवहार में देश की समस्त शासन शक्ति है, समस्त शासन है, वो प्रधानमंत्री के अनुसार होता है। वह व्यवस्थापिका में अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा सकता है, संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ सीमा तक इच्छा नगर चलने के लिए बाध्य कर सकता है। मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति सर्वोपरि है क्योंकि मंत्रिमंडल में सहयोगियों को उसके सामने झुकना पड़ता है, लेकिन अंतिम रूप से प्रधानमंत्री के निर्णय मान्य होते हैं। देश की जनता हो या संसद हो, राज्य सरकारें हो या प्रधानमंत्री हो, राजनीतिक दल हो या नेतृत्व हो, सभी में प्रधानमंत्री ये देखता है। व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तियों में एक पद की शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक स्थिति हुई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। इन भूमिकाओं को देखने के बाद मुख्य बात आता है कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को देखने के लिए हम चार बातों में उसकी वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। एक तो उसकी लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थिति है कि अगर सरकार मिली जुली है, बाहरी समर्थन है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होगी। दूसरी, अगर सरकार पूर्ण बहुमत से है तो प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होगी। दूसरी जो स्थिति है वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जैसा हमने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी के बारे में जाना, ये जो इनकी व्यक्तिगत सीमा है, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व से भी उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई। तीसरा, व्यक्तिगत इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार गठबंधन की है या एक दल की है। अगर गठबंधन की सरकार है तो प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होगी। अगर एक दल की सरकार है, उसके खुद का दल का महत्व है, उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत होगी। चौथा है उस समय की स्थिति क्या है। अगर आपके सामने बड़ी विकराल स्थिति है, उसको आप कंट्रोल कर लेते हो तो प्रधानमंत्री की स्थिति मजबूत हो जाती है। अगर सामान्य चलता है तो प्रधानमंत्री की स्थिति पर कोई सामान्य प्रभाव नहीं पड़ता।
पांचवा है कि हमें दूसरे देशों से संबंध कैसे है, घरेलू संबंध क्या है, उनकी सफलताएं और असफलताएं, प्रधानमंत्री की सफलताएं और असफलताएं होती हैं। इस प्रकार से हम प्रधानमंत्री की स्थिति को 5 दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन कौन से 5 दृष्टि? एक दृष्टि तो यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में उसकी स्थिति कैसी है, दूसरा उसका व्यक्तित्व कैसा है, तीसरा उसकी राजनीतिक दल कैसा है, चौथा गठबंधन की सरकार है या अकेली सरकार है, पांचवा उसकी तत्कालीन परिस्थितियां कैसी है, छठा उसका व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, उस समय के विदेशिक संबंध कैसे है, उस समय की स्थिति कैसी है, उस समय का माहौल कैसा है, ये सब उसकी निर्भर करता है। फिर भी हम एक बात पुनः देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की स्थितियों को हमने 9 रूपों में स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री की स्थिति को हमने 9 रूपों में स्पष्ट किया। एक तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री संसद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया। संसद में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। फिर तीसरा चलता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध में जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 78 में किया गया। चौथा है प्रधानमंत्री और राज्य सरकार मुख्यमंत्री के साथ उनकी स्थिति कैसी है। संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री है तो भी ठीक है, अगर विपक्षी सरकार के है तो भी ठीक है, क्योंकि वो इसलिए ठीक हो जाते हैं कि 4 शक्तियों की दृष्टि से प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। पांचवा है प्रधानमंत्री के विदेशी संबंधों में क्या संभावना है। छठा है प्रधानमंत्री की कृपा शक्तियां नीतियां क्या करता है। सातवां है आम चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव। और आठवां है प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता। नौवां है प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। इनको हम देखने से यह समझते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहे, अवश्य पढ़े।